Hello guys, let's cover the next chapter. Chapter 5 समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। परिचय। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि समाजशास्त्र जैसे विषय को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? अन्य किसी विषय की तुलना में समाजशास्त्र उन वस्तुओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है जिनके बारे में अधिकांश लोग पहले से जानते हैं। हम सब एक समाज में रहते हैं तथा हम पहले से ही समाजशास्त्र की विषय वस्तुओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, मानकों, संबंधों तथा अन्य के बारे में अपने अनुभव के द्वारा काफी हद तक जानते हैं। तब यह पूछना उचित लगता है कि वह क्या है जो समाजशास्त्रियों को समाज के अन्य लोगों से भिन्न बनाता है। उन्हें सामाजिक विज्ञानी क्यों कहा जाए? अन्य सभी वैज्ञानिक विषयों की तरह यहाँ भी पद्धतियाँ या कार्यविधियाँ महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा ज्ञान एकत्रित होता है। अंतिम विश्लेषण में समाजशास्त्री आम व्यक्तियों से अलग होने का दावा कर सकते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे कितना जानते हैं या वे क्या जानते हैं, परंतु इसका कारण है कि वे अपने ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। यही एक कारण है कि समाजशास्त्र में पद्धति का विशेष महत्व है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि समाजशास्त्र की लोगों के जीवन अनुभवों में गहरी रुचि है। उदाहरण के लिए, मित्रता या धर्म या बाजारों में मोल भाव करने जैसी सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री सिर्फ दर्शकों का परीक्षण ही नहीं करना चाहते, अपितु इसमें शामिल लोगों की भावनाएं तथा विचार भी जानना चाहते हैं। समाजशास्त्री उन लोगों के मत को अपनाना चाहते हैं जिनका वे अध्ययन करते हैं तथा विश्व को उनकी आंखों से देखना चाहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के लिए मैत्री का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई विशेष अनुष्ठान करता है तो वह धार्मिक व्यक्ति क्या सोचता है कि वह क्या कर रहा है? एक दुकानदार तथा ग्राहक बेहतर मूल्य पाने के लिए शब्दों तथा भाव-भंगिमाओं को परस्पर कैसे समझते हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवंत अनुभव का एक भाग है तथा इनमें समाजशास्त्र की गहन रुचि है। अध्ययन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता समाजशास्त्र में पद्धति के विशेष महत्व का एक अन्य कारण है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवंत अनुभव का एक भाग है तथा इसमें समाजशास्त्र की गहन रुचि है। अध्ययन में जो लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं, दोनों के मतों को समझने की आवश्यकता समाजशास्त्र में पद्धति के विशेष महत्व का एक अन्य कारण है। कुछ पद्धति शास्त्र मुद्दे। हालांकि पद्धति शब्द के स्थान पर इसे समानार्थक होने के कारण प्राय साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पद्धति शास्त्र शब्द का आशय अध्ययन की पद्धति से है। पद्धति शास्त्रीय मुद्दों या प्रश्नों का संबंध वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने की सामान्य समस्या के बारे में है जो किसी विशेष पद्धति, तकनीक या कार्यविधि से परे है। हम उन तरीकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिनसे समाजशास्त्री वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है जो वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हो। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिपरकता। दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठता का आशय पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ होने के लिए हमें वस्तु के बारे में अपनी भावनाओं या मनोवृत्तियों को अवश्य अनदेखा करना चाहिए। दूसरी तरफ व्यक्तिपरक से तात्पर्य है कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों तथा मान्यताओं पर आधारित हो। जैसा कि आपने पहले भी सीखा होगा कि सभी विज्ञानों से वस्तुनिष्ठ होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, जब एक भूवैज्ञानिक चट्टानों का अध्ययन करता है या एक वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे सावधान रहते हैं कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित न कर पाएं। उन्हें तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए जैसे वे हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने अनुसंधान कार्य के परिणामों पर किसी विशेष वैज्ञानिक सिद्धांत या सिद्धांतवादी के प्रति अपनी पसंद का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। तथापि भूवैज्ञानिक तथा वनस्पति शास्त्री स्वयं उस संसार का हिस्सा नहीं होते जिनका वे अध्ययन करते हैं, जैसे चट्टानों या पौधों की प्राकृतिक दुनिया। इसके विपरीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं जिसमें वे स्वयं रहते हैं, जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। इससे समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले पूर्वाग्रह की समस्या स्पष्ट समस्या है, क्योंकि समाजशास्त्री भी समाज के सदस्य हैं, उनकी भी लोगों की तरह सामान्य पसंद तथा नापसंद होती है।
पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री भी स्वयं एक परिवार का सदस्य होगा तथा उसके अनुभव का उस पर प्रभाव हो सकता है। यहाँ तक कि समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उसके अपने सामाजिक संदर्भ के मूल्यों तथा पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने की संभावनाएं रहती हैं। उदाहरणार्थ, अपने से अलग किसी जाति या धार्मिक समुदाय का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री उस समुदाय की कुछ मनोवृत्तियों से प्रभावित हो सकता है, जो कि उसके अपने अतीत या वर्तमान के सामाजिक वातावरण में प्रचलित है। समाजशास्त्री इन खतरों से कैसे बचते हैं? इसकी पहली पद्धति अनुसंधान के विषय के बारे में अपनी भावनाओं तथा विचारों को लगातार कठोरता से जांचना है। अधिकांश समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्यों को दूसरे की आंखों से देखने का प्रयास करते हैं। इस तकनीक को स्ववाचक या कभी-कभी आत्मवाचक कहते हैं। समाजशास्त्री लगातार अपनी मनोवृत्ति तथा मतों की समय जांच करते रहते हैं। वह अन्य व्यक्तियों के मतों को सावधानीपूर्वक अपनाते रहते हैं, विशेष रूप से उनके मतों को जो उनके अनुसंधान का विषय होते हैं। आत्मवाचकता का एक व्यापारिक पहलू है। किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना। अनुसंधान पद्धतियों की श्रेष्ठता के दावे का एक हिस्सा सभी कार्यविधियों के दस्तावेजीकरण तथा साक्ष्य के सभी स्रोत के औपचारिक संदर्भ में निहित है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु किए गए उपायों को अन्य अपना सकते हैं तथा वे स्वयं देख सकते हैं हम सही हैं या नहीं। इससे हमें अपनी सोच या तर्क की दिशा को परखने या पुनः परखने में भी सहायता मिलती है। तथापि समाजशास्त्री स्ववाचक होने का कितना भी प्रयास करें, अवचेतन पूर्वाग्रह की संभावना सदा रहती है। इस संभावना से निपटने के लिए समाजशास्त्री अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के उन लक्षणों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हैं जो कि अनुसंधान के विषय पर संभावित पूर्वाग्रह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक हो सकते हैं। यह पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना से सचेत करता है तथा अनुसंधान अध्ययन को पढ़ते समय यह उन्हें मानसिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार करता है। आप पुनः पढ़ सकते हैं जिसमें सामान्य बौद्धिक ज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर के बारे में चर्चा की गई है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्यतः सामाजिक विषयों में सत्य के अनेक रूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं तथा इसी कारण से सामाजिक विषयों में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धा रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। उदाहरणार्थ, सही कीमत के बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अत्यंत अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्य विषयों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई भी ऐसा सरल तरीका नहीं है जिससे किसी विशेष व्याख्या के सत्य या अधिक सही होने के बारे में निर्णय लिया जा सके, एवं प्राय इन शर्तों के तहत सोचना भी लाभप्रद नहीं होता। वास्तव में समाजशास्त्र इस तरीके से जांचने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि इसकी वास्तविक रुचि इसमें होती है कि लोग क्या सोचते हैं तथा वे जो सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। एक अन्य समस्या स्वयं सामाजिक विज्ञान में उपस्थित बहुविधा मतों से उत्पन्न होती है। सामाजिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी एक बहुत निर्देशात्मक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि इस विषय में प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर विरोधी विचारों वाला क्षेत्र विद्यमान है। समाज के विरोधी सिद्धांत के विषय में अध्याय 2 में हुई चर्चा को याद करें। इन सबसे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। वास्तव में वस्तुनिष्ठता की पुरानी धारणा को व्यापक तौर पर एक पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। समाज विज्ञानी अब विश्वास नहीं करते कि वस्तुनिष्ठता एवं रुचि की पारंपरिक धारणा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ऐसे आदर्श भ्रामक हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि समाजशास्त्र के माध्यम से कोई लाभप्रद ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या वस्तुनिष्ठ एक व्यर्थ संकल्पना है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठता को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के स्थान पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के रूप में सोचा जाना चाहिए। बहुविधि पद्धतियां तथा पद्धतियों का चयन। क्योंकि समाजशास्त्र में बहुविध सच्चाई तथा बहुविध दृष्टिकोण होते हैं, यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि इसमें बहुविध पद्धतियां भी हैं। समाजशास्त्रीय सच्चाई की ओर कोई भी एक रास्ता नहीं जाता। हालांकि विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अनेक विधियां जो अधिकतम या न्यूनतम उपयोगी हैं, तथापि प्रत्येक पद्धति का अपना महत्व तथा कमजोरी होती है। अतः
पद्धतियों की श्रेष्ठता या निम्नता के बारे में तर्क करना निरर्थक है। यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर देने के लिए चयन की गई पद्धति क्या उपयुक्त है। उदाहरणार्थ, यदि कोई यह जानना चाहे कि क्या अधिकांश भारतीय परिवार अभी तक संयुक्त परिवार हैं, तो इसके लिए जनगणना या सर्वेक्षण श्रेष्ठ पद्धतियां होंगी। तथापि यदि कोई व्यक्ति संयुक्त और मूल परिवारों में स्त्रियों की स्थिति की तुलना करना चाहे, तो साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन या सहभागी परीक्षण उपयुक्त पद्धतियां हो सकती हैं। समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने के बहुत से तरीके हैं। उदाहरण के लिए, मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धतियों में अंतर करना परंपरागत है। पहली पद्धति में गणना की जाती है या घटकों को नापा, समानुपात, औसत तथा इसी तरह से अन्य जाता है, जबकि दूसरी पद्धति अत्यधिक अमूर्त तथा मुश्किल से नापी जाने वाली प्रघटनाओं जैसे कि मनोवृत्तियां, भावनाओं तथा इसी तरह अन्य का अध्ययन करती है। पद्धतियों के बीच का संबंधित अंतर है कि एक वह पद्धति जो प्रेक्षण किए जा सकने वाले व्यवहार का अध्ययन करती है और दूसरी प्रेक्षण न किए जा सकने वाले अर्थों, मूल्यों तथा अन्य व्याख्यात्मक चीजों का अध्ययन करती है। पद्धतियों के वर्गीकरण का अन्य तरीका इनके बीच आंकड़ों के प्रकार के आधार पर अंतर करने का है। एक द्वितीयक या पहले से उपलब्ध आंकड़े दस्तावेज के रूप में या अन्य रिकॉर्ड तथा कलाकृतियों पर निर्भर है। दूसरी वह जो नए या प्राथमिक आंकड़े बनाती है। अतः ऐतिहासिक पद्धतियां परंपरागत रूप में भूलेखागारों में पाई जाने वाली द्वितीयक सामग्री पर निर्भर है, जबकि साक्षात्कार से प्रारंभिक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अन्य पद्धतियां भी हैं। वर्गीकरण का एक अन्य तरीका व्यष्टि तथा समष्टि पद्धतियों को अलग करने का है। इनमें से पहली पद्धति में सामान्यतः एक अकेला अनुसंधानकर्ता होता है, जो छोटे तथा घनिष्ठ परिवेश में कार्य करता है। अतः साक्षात्कार तथा सहभागी परीक्षण को व्यष्टि पद्धतियां माना जाता है। समष्टि पद्धतियां वे हैं जो बड़े पैमाने वाले अनुसंधानों, जिसमें अधिक संख्या में अन्वेषक तथा उत्तरदाता शामिल होते हैं, का समाधान कर सकती हैं। समष्टि पद्धति का सबसे आम उदाहरण सर्वेक्षण अनुसंधान है, यदि कुछ ऐतिहासिक पद्धतियां भी समष्टि पर घटनाओं का अध्ययन कर सकती हैं। वर्गीकरण का ढंग चाहे जो हो, यह याद रखना आवश्यक है कि यह एक परंपरा का विषय है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बीच विभाजक रेखा को ज्यादा तीक्ष्ण होने की आवश्यकता नहीं है। प्राय एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना या किसी एक को दूसरी के साथ अनुपूरक की तरह इस्तेमाल करना संभव है। सामान्यतः पद्धति का चयन अनुसंधान के प्रश्नों की प्रकृति, अनुसंधानकर्ता की प्राथमिकताओं तथा समय और संसाधनों के प्रतिबंधों के आधार पर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में वर्तमान प्रवृत्ति विभिन्न अनुकूल बिंदुओं से समान अनुसंधान समस्या पर बहुविध पद्धतियों का प्रयोग करना है। इसी को कभी-कभी त्रिभुजन कहा जाता है, अर्थात किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से दोहराने या उसको ठीक तरह से परिभाषित करना। इस तरीके से एक दूसरे की सहायता के लिए विभिन्न पद्धतियां प्रयोग की जा सकती हैं, ताकि सिर्फ एक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त परिणामों की तुलना में और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें। चूंकि समाजशास्त्र की सुस्पष्ट पद्धतियां वही होती हैं जिनमें प्रारंभिक आंकड़े प्राप्त करने में सहायता मिलती है, अतः यहाँ इन्हीं की चर्चा की गई है। यहाँ तक कि अक्षेत्रीय कार्य की श्रेणी पर आधारित पद्धतियों में भी हम आपको सबसे प्रसिद्ध पद्धति सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा सहभागी परीक्षण से परिचित कराएंगे। सहभागी परीक्षण अवलोकन समाजशास्त्र में, विशेष रूप से सामाजिक मानविज्ञान में लोकप्रिय सहभागी परीक्षण का आशय एक विशेष पद्धति से है जिसके द्वारा समाजशास्त्री उस समाज, संस्कृति तथा उन लोगों के बारे में सीखता है जिनका वह अध्ययन कर रहा होता है। अध्याय 1 में समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान पर की गई चर्चा का स्मरण करें। यह पद्धति अन्य पद्धतियों से कई प्रकार से अलग है। सर्वेक्षण या साक्षात्कारों जैसे प्रारंभिक आंकड़े एकमात्र करने वाली अन्य पद्धतियों के विपरीत क्षेत्रीय कार्यों में अनुसंधान के विषय के साथ लंबी अवधि की अंतःक्रिया शामिल होती है। सामान्यतः समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी कई महीने, लगभग 1 वर्ष या कभी-कभी इससे ज्यादा भी उन लोगों के बीच उनकी तरह बनकर व्यतीत करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। बाहरी अर्थात वहां का निवासी न होने के कारण मानव विज्ञान को अपने आप को मूल निवासियों की संस्कृति में उनकी भाषा सीखकर तथा उनके प्रतिदिन के जीवन में निकट से सहभागी बनकर उनमें ही मिलना पड़ता है, ताकि समस्त स्पष्ट तथा अस्पष्ट ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त किया जा सके जो कि अंदर के निवासियों के पास होता है। यद्यपि समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी की रुचि कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है,
सहभागी परीक्षण अक्षेत्रीय कार्य का समग्र लक्ष्य समुदाय के जीने के संपूर्ण तरीके सीखना होता है। वास्तव में यह एक बच्चे के उदाहरण जैसा है जिसमें समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी से आशा की जाती है कि वह अपने अपनाए गए समुदाय के बारे में प्रत्येक वस्तु ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तरीके से सीखने जैसे कि एक छोटा बच्चा संसार के बारे में सीखता है। सहभागी परीक्षण को प्राय अक्षेत्रीय कार्य कहा जाता है। यह शब्द मूलतः वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि जैसे विशेष प्राकृतिक विज्ञान की देन है। इन विषयों में वैज्ञानिक केवल प्रयोगशाला में ही कार्य नहीं करते बल्कि उन्हें अपने विषयों जैसे कि चट्टानों, कीटों या पौधों के बारे में जानने के लिए अक्षेत्र में भी जाना पड़ता है। सामाजिक मानव विज्ञान में अक्षेत्रीय कार्य एक कठोर वैज्ञानिक पद्धति के रूप में अक्षेत्रीय कार्य ने मानव विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। So guys, we cover this remaining part in the next session. Till that time, thank you so much. Bye.